रामचंद्रपुर गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। बेटा रमेश के लिए शारदा का शब्द वेदों की तरह था और अगर पत्नी अनामिका की बात ना सुना तो बस उसी के हाथों में खत्म। सास बहू दोनों के बीच में जैसे दुश्मनी थी और रमेश उन दोनों के बीच में पिसता रहता था। आए दिन सास बहू के बीच मारपीट होती थी। मारपीट की आवाज बाहर तक जाती थी। एक दिन अनामिका कहती है, कल हमारे गांव में एक मेला लगने वाला है और मुझे एक अच्छी साड़ी पहननी होगी, जेवर पहनने होंगे और अच्छे से तैयार होना होगा। पर क्या फायदा, मेरे पास तो सिल्क की साड़ी ही नहीं है और अच्छे जेवर भी नहीं है। अगर मैंने सासू माँ से पूछा तो बड़ी बड़ी बातें बनाएगी। मेरे पास कोई उपाय भी नहीं। कुछ भी हो जाए, मुझे सासू माँ से सिल्क की साड़ी और जेवर लेने होंगे। जाके एक बार पूछ के देखती हूँ। ऐसा कहकर वो जाती है। ठीक उसी वक्त सासू माँ घड़ा लेकर पानी लेने जा रही थी। अरे सासू माँ, कहाँ जा रही है? आप उन बर्तनों को कहाँ लेकर जा रही हैं? आप थोड़ी मूडी लग रही है। नहीं, मैं इस गांव के सभी लोगों को घड़े में लाने जा रही हूँ। मेरे पास ऐसी बहू होगी तो थोड़ी चतुराई तो दिखानी पड़ेगी। अरे सासू माँ, आप गुस्सा क्यों कर रही है? आप हमेशा मुझे अपना दुश्मन जैसा क्यों समझती है? क्या आप भूल गई है मैं आपकी बहू हूँ? बड़ों से सुना था, बहू और भेड़िया एक ही जैसी होती है। वैसे क्या बात है, इतना प्यार बरसाने के पीछे मामला क्या है? कुछ खास नहीं सासू माँ, कल गांव में मेला लगने वाला है और मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे पास बस साधारण साड़ियाँ हैं। मेरे पास ज्यादा गहने भी नहीं है। अगर आप देंगी तो मैं खुशी खुशी मेला जाके घर लौट के आऊंगी सासू माँ। अरे अरे, मुझे बाहर जाके पानी लाना ही होगा लगता है, पर आज मेरा मन नहीं कर रहा है पानी लाने का। पता नहीं क्या करूं, पेड़ों में पानी भी डालने हैं। अरे सासू माँ, आप क्यों कष्ट करेंगी? मैं जाके पानी ले आती हूँ। आप मुझे ये बर्तन दे दीजिए। ऐसा कहकर अनामिका सासू माँ के हाथ से घड़ा लेके पानी लेने चली जाती है। ऐसे ही वो पानी ले आती है और आके एक बड़े से टब में डाल देती है। ऐसे ही दोपहर हो जाता है, लेकिन तब तक पानी का टब नहीं भरता, क्योंकि बीचों बीच शारदा उस टब से पानी निकाल के पौधों में डाल देती है। लेकिन अनामिका को ये पता नहीं था। वो पानी लाती है और बस भरती रहती है। अरे बाप रे, और कितना घड़ा पानी लाना होगा इस टब को भरने के लिए? क्या हो रहा है इस टब में? इस टब में छेद भी नहीं है, फिर पानी कहाँ गायब हो रहा है? ठीक है, एक और घड़ा ले आती हूँ बस। ऐसा कहकर अनामिका फिर पानी लाने चली जाती है। कुछ देर के बाद अनामिका के हाथ पैर काफी दुखने लगते हैं, इसीलिए वो सोचती है बहुत हो गया, अब वो ज्यादा नहीं लाएगी। अनामिका ये सोचकर घर लौट जाती है। तभी शारदा वहाँ आकर कहने लगती है, अभी तक तुमने एक घड़ा भी पानी नहीं लाया। तब से देख रही हूँ टब में पानी ही नहीं है। मैं वही देखने यहाँ आई थी। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका को चक्कर आ जाता है और बेहोश होके गिर जाती है। शारदा ले जाके बहू को बिस्तर में सुलाती है। थोड़ी देर के बाद अनामिका को होश लौट आता है। होश आते ही कहने लगती है, सासू माँ, कल मुझे गांव जाना है। आप अपनी साड़ियाँ और जेवर देंगे ना? अरे बेटा, मेरे पास तो कोई रेशम की साड़ी नहीं है। जो भी साड़ियाँ हैं सभी साधारण है, और जेवर की जहाँ तक बात है, जेवर तो है ही नहीं मेरे पास। बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है, तुम आराम करो। सासू माँ शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका के पेट में खलबली मच जाती है। उसने जानबूझकर उससे काम करवाया और अब साड़ी और जेवर देने से इनकार कर रही है। अनामिका ये बात समझ जाती है। तब तक शारदा वहाँ से चली जाती है। छी छी, ऐसी सासू माँ है, बिल्कुल मानो की कचड़ा। ऐसी अपनी बेवकूफ वाली हरकतें मुझसे करवाई, मुझसे इतने इतने घड़े पानी मंगवाया, अब वो खुद भेड़ियों की तरह हरकत कर रही है। उनकी ये चर्बी मुझे उतारनी होगी। बहुत ज्यादा कमर में पैर में दर्द होने की वजह से अनामिका को लगा वो मेला नहीं जा सकती है, घर में ही रहना होगा। शारदा उसे इस हालत में देखकर बहुत खुश होती है और खुशी से वो मंदिर चली जाती है। मंदिर जाने के दौरान उसने ढेर सारे जेवर पहने, अच्छी बनारसी साड़ी पहनी और अपनी बहू अनामिका को कहकर गई कि वो मंदिर जा रही है। जैसे ही सासू माँ मंदिर के लिए निकल जाती है, अनामिका सासू माँ के कमरे में जाती है। पागल सासू माँ, आपने कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, अब मैं आपको सबक सिखाती हूँ। मंदिर जाने के लिए गहने पहन के आप दिखावा कर रही थी
और जब मैंने आपसे मांगा तो आपने कहा आपके पास गहने नहीं है। अब मैं आपको मजा चखाती हूँ, देखते रहिए। गुस्से से बड़बड़ाते हुए अनामिका सासू माँ के कमरे में जाती है। देखती है कि टेबल के ऊपर चाबी रखे हुए हैं। जल्दी से उन चाबियों को लेकर वो अलमीरा खोल के देखती है। वो देख के आश्चर्य रह जाती है। अरे बाप रे, कितनी रेशम की साड़ियाँ, कितनी सुंदर सुंदर। इनके पास इतनी साड़ियाँ थी। गंदा मुंह वाली औरत कहती है कि कोई साड़ी नहीं है। साड़ी देने के लिए उसका मन ही नहीं था। तभी अनामिका की नजर दूसरे तरफ पड़ती है जहाँ जेवर रखे थे। अरे बाप रे, कितने खूबसूरत गहने हैं। उसके पास साड़ियाँ, गहने सब थे। मुझसे इतना काम भी करवाया, पर मुझे कुछ नहीं दिया। अब तो सबक सिखाना ही होगा। इस तरह से सोचकर अनामिका को बहुत बुरा लग रहा था। ठीक उसी वक्त घर के सामने एक भिखारी आता है। अनामिका सासू माँ की साड़ी, गहने सब दे देती है। भिखारी वो सब लेके चला जाता है। घर जाके भिखारी वो साड़ियाँ अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी वो साड़ियाँ देखकर, जेवर देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब शारदा मंदिर से लौट रही थी तब वो उस भिखारी को देखती है और वो पहचान जाती है कि उसी की साड़ी और गहने हैं। आपको ये सब कहाँ से मिला? ये किसने दिया? आप जैसे एक दयालु इंसान ने दान किया। अरे अरे, ये तो धोखा है। ये सब साड़ी, गहने, ये सब मेरे हैं। चाहो तो जाके मेरे घर में पूछ के आओ। ठीक है, चलिए मैं पूछ के आता हूँ। अगर ये सब आपके हुए तो मैं लौटा दूंगा, ठीक है? फिर शारदा उस भिखारी को साथ लेके घर आती है। अरे अनामिका, ये भिखारी कह रहा है कि जेवर, साड़ी सब उसके हैं, ये तो मेरे हैं। कम से कम तुम सच बताओ, ये कह रहा है किसी ने दिया है। अरे सासू माँ, आपने तो कहा था कि आपके पास रेशम की साड़ियाँ नहीं है, गहने नहीं है। आप तो साधारण साड़ियाँ पहनती है। अब आप कैसे कह सकती है ये सब आपके है? आप हमारा घर का सम्मान मिट्टी में मिला रही है सासू माँ। बहू की ऐसी बातें सुन के भिखारी बहुत खुश होता है। अरे बेटा, मेरी बुद्धि घास चढ़ने चली गई थी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी चीज नहीं देना चाहती थी, इसीलिए कहा। मुझे माफ कर दो। ये सब बहुत कीमती चीजें हैं बेटा। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका सारा सच बताती है कि उसने भिखारी को ये सारा सामान दिया है। शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में सास बहू फिर कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, बहुत खुशी खुशी मिलके रहने लगते हैं। ये देखकर रमेश भी बहुत खुश होता है। एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश। शारदा की बहू का नाम था अनामिका। शारदा के पति प्रसाद की मृत्यु हो जाने के बाद से रमेश व्यवसाय देखने लगा और जीविका चलाने लगा। रमेश की एक बेटी थी, नाम था चांदनी। जब भी रमेश को कुछ परेशानी होती थी तो अपनी बेटी को देखता था, उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन, माँ, इस साल भी हमें घाटा ही होगा लगता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सुबह दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कोई फल नहीं। उदास मत हो बेटा, तुम्हारे पिता के समय से हम कृषि पर ही जीवित है। उनकी मृत्यु के बाद हमारा कर्ज और ज्यादा बढ़ गया। एक न एक दिन अच्छा दिन जरूर आएगा। पहले से माँ बहुत ज्यादा कर्ज है। इस बार अगर घाटा हुआ और हम कर्ज ना चुका पाए तो जान लीजिए बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ जाएगा। जब शारदा और रमेश ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी उनकी बहू अनामिका चाय ले आती है वहाँ। अजी, चावल बन के तैयार है, पर राशन का सामान नहीं है, इसीलिए खाने के लिए बस यही है। अब एक काम करो बेटा, मेरे जो गहने हैं उसे जाके बंधक रख के कुछ पैसे ले आओ। उस पैसे से राशन का सामान ले आओ और जो पैसे बचेंगे उससे जो खेत की जरूरत की चीजें है वो खरीद लो। माँ, बस तुम्हारे पास उतनी ही जेवर है, उसे बंधक रखने की क्या जरूरत है? मेरा दिल नहीं मान रहा है माँ। अरे बुरा मत मानो, तुम्हारी बेटी का स्कूल से आने का वक्त हो गया है। उसे भी कुछ किताबें चाहिए था लगता है। रात में आके कह रही थी, लौटते वक्त उसकी किताबें भी ले आना। अजी, आजकल मेरे पेट में दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आते वक्त दवाइयाँ ले आइएगा। ठीक है अनामिका, मैं भी जाता हूँ। रमेश अपनी माँ शारदा के गहनों को लेकर शहर चला जाता है। शहर में सेठ के पास गहनों को गिरवी रखकर वो कुछ पैसे ले लेता है। वो अपनी बेटी की जरूरत की किताबें ले लेता है, फिर बाद में किराने के सामान ले लेता है। और ये सब लेकर जब वो घर लौट ही रहा था, रमेश को अचानक से लकवा मार देता है। ये पता चलते ही शारदा और अनामिका जल्दी से उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती करते हैं।
परीक्षा करके डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए ये लकवाग्रस्त हो चुके हैं, ये कभी जाने वाला नहीं है। मैं दवा दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये अब सयाग्रस्त हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम खिलाएंगे तो खाएंगे। आपको एक बच्चे की तरह इसका देखभाल करना होगा। देखिए, इसका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब की बातों से शारदा और अनामिका को और ज्यादा तकलीफ होती है। चांदनी भी अपने पिता को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। बाद में रमेश को वो घर ले आते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। मेरी ये हालत देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे थोड़ा सा जहर लाके दो और मुझे मार दो। मैं इस नरक में नहीं जी सकता इस तरह। बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम अगर ऐसा कहोगे तो तुम्हारी बीवी बच्चे का क्या होगा? अपनी बेटी का चेहरा देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। उस कोमल मन को दुख मत दो। पिताजी गुजर गए, आप काम नहीं कर सकती हो। मैं बिस्तर पकड़ लिया हूँ। अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। माँ, बहुत हो गया, अब चुप कीजिए। मैं गरीब परिवार से हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मुझे संस्कार है, बुद्धि है। अब से मैं खेती बाड़ी का काम करूंगी और आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होने दूंगी। चिंता ना कीजिए। सभी लोग अपनी परिस्थिति के बारे में सोचकर दुखी हो गए। परिवार कर्ज तले डूब गया। खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं चल रहा था। ठीक उसी वक्त अनामिका ने खेती बाड़ी के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं थे। सारे जमीन लगभग बंजर हो पड़े थे। थोड़ा सा जमीन ही बचा हुआ था। उस जमीन को देख के अनामिका सोचने लगती है कि पहली समस्या पानी है, इसीलिए आसपास की झील से पानी को खेत में लाना सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसने एक परिकल्पना की। मैंने अपनी बेटी की किताब में कृषि के कुछ तरीके देखे थे। अगर मैं चांदनी से पूछूं तो वो मुझे और जानकारी दे सकती है। आज ही मुझे चांदनी से इस बारे में बात करनी होगी। अनामिका घर पहुंचते ही चांदनी से कृषि से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में पूछताछ करने लगती है। चांदनी ने अपनी किताब में बहुत कुछ देखा था। उन सभी के बारे में वो अपनी माँ से कहती है, जहाँ बताया गया था कि फर्टिलाइजर के बदले सूखे पत्ते या जानवरों का मल को इस्तेमाल किया जा सकता है फर्टिलाइजर के तौर पे। और बिल्कुल वैसा ही किया अनामिका ने। बाद में वो एक पाइप खरीदती है और उसी की सहायता से वो जमीन तक पानी पहुंचाती है। जमीन सूखने ही वाले थे, पर पानी आने की वजह से पूरे जमीन फिर से हरे भरे हो गए। बाद में पक्षियों और जानवरों को खेत में आने से रोकने के लिए वो डरावने पुतले का इस्तेमाल करती है, उन्हें दूर रखने के लिए। और इस तरह से वो उस पुतले को खेत में लगाई ताकि जिसके हवा से हिलने पे खरखराहट आवाज सुन के सारे पशु पक्षी डर के मारे भाग जा रहे थे। बहू की ऐसी हरकतों को देखकर सासू माँ बहुत खुश होती है। बेटा अनामिका, मैंने पहले सोचा था तुम खेती बाड़ी कैसे करोगी। मैं बहुत डर गई थी। अब तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है कि तुम बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही हो। मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सासू माँ। इस बार मैंने सोचा है कि फसल कम मिले, पर इस बार नुकसान नहीं होगा। हर बार हमारा सारा फसल ग्राम प्रधान को हम बेचते हैं, इसलिए बहुत कम कीमत मिलती है। इस बार मैंने सोचा है कि सारा फसल मैं शहर ले जाकर बेचाऊंगी। क्या कह रही हो बेटा? चावल की बोरियों को ले जाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है। नहीं सासू माँ, भरोसा कीजिए, मैं ले जाके शहर बेच आऊंगी। यहाँ से अगर हम आधा घंटा चले तो शहर आ जाएगा। अगर हम वहाँ अपनी बोरियों को ले जाते हैं तो बहुत लोग हैं जो उन बोरियों को अच्छी कीमत देकर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, सावधानी पूर्वक, इतना हिसाब नहीं पता। अनामिका की बातें सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। बाद में चांदनी को साथ लेकर अनामिका उन बोरियों को बेचने चली जाती है। बेच के उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपने सारे कर्ज एक एक करके चुका देते हैं। बेचारी बहू खेती बाड़ी करके अपने परिवार को इस तरह से खड़ा करती है। ये देखकर रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। तुम्हारी जैसी पत्नी पाके मैं बहुत किस्मत वाला हूँ अनामिका। अगले जन्म मैं तुम्हारे कोख से पैदा लूं। रमेश की बातें सुन के उसे रोक कर चांदनी कहने लगती है, अगर आप पेट में रहेंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे भी जगह देंगे ना पिताजी? चांदनी की ऐसी बातें सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बेचारी अनामिका खेती बाड़ी करती है और पैसे कमाती है, जिससे सभी खुशी खुशी रहते हैं। सभी